Hello everyone, welcome to Commerce Classes, my YouTube channel. Myself Girish Singh, your mentor, friend and guide. In our session, we are going to learn important concept. Without any ado, let's start our classes. Our first question is planning, organizing, directing and controlling are the इनके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सेकेंड ऑप्शन गोल ऑफ द मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट का काम सिर्फ गोल सेट करना नहीं होता है और रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट का फाइनल आउटकम को दिखाता है। मगर जो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो हमें बताता है प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में और लीडिंग के बारे में। प्लानिंग हमें क्या बताता है? प्लानिंग मीन्स द प्लान द गोल एंड द स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सेट all the resources into implementation of plans. Controlling means monitoring and evaluating the performance. Leading means lead employee from the front. तो फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। Our second question is the division of labor by grouping people and material resources into regional groups deal with। इस सवाल के आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डिविजनलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज गोल सेटिंग। आपको क्या लगता है इसमें से सबसे सही आंसर इसका क्या होगा? जब भी हम लोग क्या करते हैं, लेबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड किस बेसिस पे किया जाता है? हम लोग लेबर को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और मटेरियल रिसोर्सेज को। और मटेरियल रिसोर्सेज को हम लोग बांटते हैं कि कितना स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या उसका किस तरह का उसका प्राइस है। तब हम लोग क्या करते हैं? स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। कोऑर्डिनेशन हमें क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन बताता है कि आप एक वर्क को दूसरे वर्क से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। डिविजनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? सिंगल वर्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक सिंगल वर्क है उसे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पर्सन्स के बीच में, ताकि वो काम को स्मूथली कंप्लीट किया जा सके। गोल सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं हाउ टू अचीव आवर गोल। तो इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है, सबसे ज़्यादा सुटेबल जो आंसर आएगा वो होगा स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑफ द। तो होप सो आप सभी का जो आंसर हुआ होगा वो आया होगा, वो भी स्पेशलाइजेशन ही आया होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, अगर हम मैनेजमेंट, जब भी हमने मैनेजमेंट पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में या मास्टर में, तो वहाँ पे हमें हेनरी फ्योल जरूर देखने को मिलते हैं। और हेनरी फ्योल को हम लोग फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। हेनरी फ्योल ने क्या दिया थे? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। और वो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, द डिग्री ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, द लाइन ऑफ ऑथोरिटी या स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉप्स एंड टीम स्पिरिट। ये 14 प्रिंसिपल जो है दिए गए थे हेनरी फ्योल के। तो हमारे जो ऑप्शन है A 12, B 14, C 16, D 20, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B
14. Our next question is, the element of coordination are A. Group effort, B. Unity of action, C. Common purpose, D. All of the above. अगर आपने इसको रीड किया होगा अपने ग्रेजुएशन में या मास्टर जब आप कर रहे होगे, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे 3 एलिमेंट दिए जाते हैं: इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग एंड टाइमिंग। मगर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी आपको ये 3 ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। ना ही यहाँ कहीं पे इंटीग्रेशन है, ना ही बैलेंसिंग है, ना ही टाइमिंग है। और ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पस। तो क्या आप कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है? ये गलत नहीं है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक की गई है। वो क्या ट्रिक है? यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से उठाए गए हैं। जो फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन है वो है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज़ अ continuous process, coordination is an all persuasive function, coordination is the responsibility of manager, और 6th वन है coordination is deliberation function। तो यहाँ पे अगर आप इसके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखेंगे तो वहाँ से आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पस, ये सारे के सारे जो हैं उसके फीचर्स में दिए गए हैं। तो आप फीचर्स से आप इसको रिलेट करते हैं तो इसका आपको सही जवाब मिल जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन माने जाते हैं इस तरह के, जहाँ पे आपसे सीधे ना पूछ के चीज़ों को घुमा के पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप हमेशा अलर्ट रहें और इस तरह के क्वेश्चन को आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहें, ताकि आपका सामने इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसे बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स, इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सी है इकोनॉमिक कंडीशंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है all the external economic factor that influence the buying habit of the consumer and business and therefore affecting the performance of the company। ये सभी के सभी एक्सटर्नल फैक्टर को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंज्यूमर के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंपनी के ऊपर असर डालते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताता है? इकोनॉमिक सिस्टम जो आपको बताता है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि ये एक्सटर्नल सिस्टम के बारे में बताता है जो कि इसके ऊपर असर डालते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हमें बताते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बताते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या लोकल अथॉरिटी की पॉलिसीज़ के बारे में जो कि असर डालते हैं बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसीज़ लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब होता है कि जो पॉलिसीज़ फ्रेम आउट की गई है किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा या बिजनेस एंटिटी के द्वारा। मगर इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब एक्सटर्नल पॉलिसी जो कि बिजनेस के ऊपर असर डाल रही है या कंपनी के ऊपर असर डाल रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब वो एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर डालती हैं। तो अगर इस ऑप्शन को आप देखेंगे, ए इकोनॉमिक सिस्टम, बी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सी इकोनॉमिक कंडीशंस, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स, इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो होगा डी। डी जो है बताता है ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजेरियल स्किल्स इंक्लूड। मैनेजरियल स्किल्स, ये मैनेजरियल स्किल्स किसे हम कहते हैं? मैनेजरियल स्किल्स जो होती हैं वो 5 मैनेजरियल स्किल्स बताई गई हैं
पहली ये होती है टेक्निकल स्किल्स, दूसरी होती है कंसेप्चुअल स्किल्स, तीसरी होती है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लास्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सारी की सारी क्या हैं, ये मैनेजेरियल स्किल्स हैं। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 4 प्राइमरी स्किल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजर क्या होते हैं, तो आपका जवाब उसमें होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपको इन 4 चीज़ पे फोकस करना होता है। तो आपसे पूछा गया क्या है, मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स और प्राइमरी स्किल्स में थोड़ा सा अंतर है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे मैनेजरियल स्किल्स के बारे में। तो मैनेजरियल स्किल्स में क्या आते हैं, टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। और हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहला है ए टेक्निकल स्किल्स, बी डायग्नोस्टिक स्किल्स, सी पॉलिटिकल स्किल्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से अगर आपको ये कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं ए टेक्निकल स्किल्स। और अगर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी स्किल्स या फंक्शन ऑफ मैनेजर्स के बारे में, यहाँ पे मैनेजेरियल और वहाँ पे मैनेजर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है मैनेजेरियल, और यहीं से अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है मैनेजर्स के बारे में, मैनेजर्स के ऊपर क्या, मैनेजर के पास किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, तो आपका जवाब होता प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये इस चीज़ पे आपको खास ध्यान देना होगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, मैनेजेरियल स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि मैनेजर की स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है। Our next question is, dash is a set of mechanisms used in an organization to link the action of the subunit into consistent pattern। इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिपार्टमेंटेशन, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा कंट्रोल एंड फोर्थ वन इज़ फॉर्मल अथॉरिटी। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जो बीकॉम लेवल में जो हमने स्किल्स या बीकॉम लेवल पे जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, अगर उसे यहाँ पे हम लोग इंटर रिलेट करें तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से खोज सकते हैं अपने थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, मैकेनिज्म्स यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक द एक्शन ऑफ इट्स सब यूनिट इनटू कंसिस्टेंट पैटर्न। तो आखिर इस तरह का कहाँ पे होता है, डिपार्टमेंटेशन में इस तरह के काम नहीं किए जाते। क्या कंट्रोलिंग में हम लोग लिंक करते हैं एक्शन ऑफ सब यूनिट इनटू कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ? नहीं। क्या फॉर्मल अथॉरिटी के साथ हम लोग कंट्रोल करते हैं? नहीं। ये इसका सही जवाब होगा बी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक्शन ऑफ सब यूनिट को इनटू कंसिस्टिंग पैटर्न के साथ। इसका सही जवाब है बी। Our next question is, Henry Fayol divide the administrative activities into A 2 group, B 4 group, C 6 group, D 8 group। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के बारे में। पहले हमने देखा था कि उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। वहाँ पे प्रिंसिपल्स में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट से जुड़े हुए, मगर यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में। तो हेनरी फ्योल जो थे उन्हें हम लोग फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से, मॉडर्न थ्योरी से भी जानते हैं। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिवाइड की थी, क्या चीज़ को डिवाइड किया था, ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इन 6 ग्रुप। उन्होंने क्या किया था, सभी की सभी एक्टिविटीज़ को, किस तरह की एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई सारी की सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने डिवाइड कर दिया था 6 ग्रुप के अंडर में। पहला टेक्निकल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा फाइनेंशियल, चौथा सिक्योरिटी, पांचवा अकाउंटिंग और 6th वन इज़ मैनेजेरियल। इन्होंने क्या किया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन्हें इन्होंने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट में। टेक्निकल में आप एडवर्टाइजमेंट को रख सकते हैं, कमर्शियल में बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज़ को रख सकते हैं, फाइनेंशियल में
एडवर्टाइजमेंट्स से जुड़े हुए काम को रख सकते हैं। सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर को रख सकते हैं। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए कुछ उसको रख सकते हैं। मैनेजेरियल में हम लोग डिसीजन वाले को रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 2, 4 और 6, C1 इज़ अ करेक्ट वन। 6 ग्रुप्स इन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को इन्होंने डिवाइड कर दिया 6 ग्रुप्स के अंदर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर A मटेरियल, B लेबर, C एक्सपेंसेस, D ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कॉस्टिंग जब करते हो, कॉस्टिंग में आपको कौन कौन से एलिमेंट को इंटरफेस करना पड़ता है या कौन कौन से वहाँ पे एलिमेंट के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो कॉस्टिंग में हम लोग बेसिकली 3 ही तरह की बातें करते हैं, मटेरियल के बारे में, दूसरी लेबर के बारे में और तीसरी ओवरहेड के बारे में। पूरी की पूरी कॉस्टिंग में हम लोग इन्हीं 3 चीज़ के ऊपर बातें करते हैं। यह हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड या इसको हम लोग एक्सपेंस के भी नाम से जानते हैं। हमें इन्हीं 3 चीज़ के ऊपर बातें करनी होती हैं। तो इसका सबसे सही जवाब क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है? A, B, C और D? तो होप सो आप सभी लोग का सही जवाब क्या आया होगा? D, ऑल ऑफ दी अबव। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर दी पार्ट ऑफ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑपरेटिंग रिपोर्ट, C बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट एंड D नन ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग अगर देखें तो इसे हम लोग MIS के भी नाम से जानते हैं। MIS मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग MIS के भी नाम से जानते हैं। और MIS में हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके ऑपरेशन के बारे में, उसके फाइनेंस के बारे में, उसके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके बारे में, उनके जो फ्यूचर्स प्लान्स हैं उसके बारे में, उनके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं उसके बारे में। हमें कई तरह की जानकारी जो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है वो सारी की सारी जानकारी जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, स्मॉल लेवल टू टॉप लेवल या टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, तीनों लेवल की मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन लिया जाते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? वो बेस्ड होते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में के कुछ सब पार्ट्स होते हैं, उसमें पार्ट्स हैं। पहला पार्ट दिया गया है कंट्रोलिंग रिपोर्ट, दूसरा पार्ट दिया गया इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में 2 पार्ट दिए गए हैं। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए हैं। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के यहाँ पे 2 पार्ट हैं। पहला कंट्रोल रिपोर्ट के ऊपर बात की जा रही है और दूसरा बात की जा रही है इंफॉर्मेशन के ऊपर। दूसरी बात की जा रही है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये जो कंट्रोल रिपोर्ट है, कंट्रोल रिपोर्ट हमें क्या बताते हैं? कंट्रोल रिपोर्ट जो है एक पार्ट है, किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन फीडबैक लूप का। किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन फीडबैक लूप का। वो इंफॉर्मेशन फीडबैक लूप किस चीज़ का होता है? ऑपरेटिंग कंट्रोल रिपोर्ट का इन दी बिजनेस। और देयर वैल्यू इज़ टू बी इन्फॉर्म मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल इश्यूज that could generate undue financial harm on the business or worse or create an unsafe product or work environment। या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कंट्रोल रिपोर्ट है वो हमें ऑपरेटिंग कंट्रोल रिपोर्ट के बारे में जानकारी देती है
और उसकी मदद से हम लोग क्या पता लगा पाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ पे लूप्स होल मौजूद हैं, जिसके चलते हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है और जो हमारे बिजनेस के लिए अनसेफ है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको हार्म पहुंचा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि इन्फॉर्म करता है रीडर को अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी भी जानकारी को हम लेते हैं तो वो कहाँ से ले सकते हैं? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। या आप गूगल पे जाते होगे या आप कोई मैगज़ीन पढ़ते होगे या कोई इंसाइक्लोपीडिया में या कोई आप टेक्स्ट या सोशल स्टडी बुक्स में या आप कोई भी बुक्स या कहीं पे भी आप जाते हो और वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिल लिखी रहती है, उसे हम लोग अगर रीड करते हैं तो वो उससे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर कुछ रीमर्स मार्केट में फैलाने हो या किसी तरह की जानकारी देनी हो। जैसे कभी भी हम कंपनी नया प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़ में एक इंटरव्यू पब्लिश करवाती है, जिसकी मदद से लोगों को पता चलता है उनके नया प्रोडक्ट के बारे में और वो नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे परचेस करते हैं। तो ये सारा का काम किसका है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? फाइनेंशियल रिपोर्ट का, ऑपरेटिंग रिपोर्ट का, या बोथ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट एंड नन ऑफ दिस। कि मैनेजमेंट रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्ट और ऑपरेटिंग रिपोर्ट दोनों आते हैं, मगर कंट्रोल रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग आती है और इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं है। तो आपका सबसे सही आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? बी, ऑपरेटिंग रिपोर्ट। होप सो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो अपने कमेंट और सजेशन आप हमें दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर मीन्स केयरिंग। अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय।